नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, दौरे को ध्यान में रखते हुए बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं डीजीपी दीपम सेठ की अगुवाई में उच्च स्तरीय सुरक्षा मंथन किया गया है, जिसमें आईजी, डीआईजी, एसएसपी स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, डीजीपी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं कार्यक्रम स्थल पर बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। साथ ही प्रवेश, यातायात और निगरानी व्यवस्था को भी सख्त किया जाएगा। आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सियासी तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें, कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को अपने समर्थकों के साथ लाहौरपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया है। रौतेला ने फेसबुक पर लाइव आकर पुलिस से सवाल किया कि किस धारा के तहत हम 3 महिलाओं को बॉर्डर पर रोका गया है। रौतेला गृह मंत्री को ज्ञापन देने जा रही थी, लेकिन शामपुर पुलिस ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए रौतेला ने किसान हत्या मामले अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय न मिलने का भी विरोध किया। बॉर्डर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता डटे हुए हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। वहीं सुरक्षा को मद्देनजर पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मौके पर मौजूद कांग्रेस की प्रभारी सुनीता गावड़े ने कहा कि अगर जाने नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो आपको बता दें, हरिद्वार में अमित शाह के दौरे से पहले अब सियासी टकराव जो है वो देखने को मिला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के समर्थकों के साथ ज्योति रौतेला को जो है वो रोक दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने सवाल किए हैं। मैं ज्योति रौतेला, मैं अभी हल्द्वानी से और हरिद्वार की तरफ जा रही हूँ। मेरे साथ मेरी महाराष्ट्र से मेरी आई हुई साथी और मेरी महिला कांग्रेस की प्रभारी सुनीता जी हैं, किरण जी हैं, छोटा भाई है, और हमको नजीबाबाद से हरिद्वार के लिए जो टर्न करते हैं, जो रास्ता है जंगल, जो नहर वाला रास्ता है जहाँ से हम लोग, और उत्तराखंड पुलिस के लोग हमारी यहाँ पे गाड़ी रोके हुए हैं। मेरी गेस्ट दिल्ली आई हुई है। ये पूरा प्रशासन यहाँ लग गया। इनका कहना है, क्योंकि मैंने कॉल दिया कि परसों गृह मंत्री जी आ रहे हैं और हम उसमें महिला कांग्रेस 2 सवालों के साथ, कि सुखवंत सिंह जी की ने जो आत्महत्या करी उसमें एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी को क्यों नहीं हटाया गया, और गिरधारी लाल साहू जिनके खिलाफ, जिन्होंने महिलाओं को खरीदने की बात करी 20,000 और 25,000 में, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई। इन 2 मुद्दों को लेके हम लोग गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देना चाहते थे। लेकिन मुझे तो बड़ा अफसोस लग रहा है कि इस प्रदेश में अब देखेंगे आगे से पीछे, पीछे से आगे पूरी पुलिस लगी हुई है। ये हमारी गाड़ी को इस वक्त यहाँ से नहीं निकलने दे रहे। कुछ लोग पीछे चले गए। और अभी जब मैंने हरिद्वार के जो कप्तान साहब हैं उनसे बात करी, परमिंदर डोभाल जी, तो वो मुझे बोले कि क्योंकि आप मेरे जिले में आएंगे और अगर आप मेरे जिले में इस तरीके से कुछ प्रोटेस्ट करेंगे तो मुझे आपको डिटेन करना पड़ेगा। अमित शाह जी का प्रोग्राम परसों है, 9:15 बजे रात के हो रहे हैं। हम 3 महिलाएं गाड़ी में हैं और ये लोग, हमको सारा पुलिस का अमला यहाँ पे लगा हुआ है और ये लोग हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे। ये उत्तराखंड में पुलिस का गुंडा राज, जिसको आप बोल सकते हो, जो लोगों ने बोला, लोगों ने देखा। ये देखिए हमारे सारे पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे खड़े हैं। अब डीजीपी उत्तराखंड, कप्तान एसएसपी हरिद्वार, पूरा उत्तराखंड के मंत्री, उत्तराखंड के हमारे जो भाई हैं, ये इन लोगों को ये पूछिए प्लीज कि 9:15 बजे रात को इन्होंने हम लोगों को यहाँ पे किस वजह से रोका, कौन से कानून, कौन सी धाराओं में रोका हुआ है। और
इस तरीके का गुंडा राज, बिल्कुल गुंडा राज है पुलिस का। क्या वो 3 महिलाएं गाड़ी में बैठी हुई हैं, उनको जबरदस्ती यहाँ पर डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझ पे किसी ने हाथ लगाया, मैं यहीं से कूद जाऊंगी, ध्यान रख लेना। नमस्कार साथ। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए विकास चौहान हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। विकास, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले एक सियासी टकराव जो है वो देखने को मिला है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जो है वो फेसबुक लाइव होकर पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठा रही है। क्या कुछ कहना है उनका? विकास, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, क्या कुछ कहना है ज्योति रौतेला का? क्यों उन्हें रोका गया है वहां पे? जिस तरह से अमित शाह गृह मंत्री के केंद्र सरकार के अमित शाह का हरिद्वार दौरा है, जिसके चलते कांग्रेस के जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हरिद्वार आ रही थी, जिसको बॉर्डर जो श्यामपुर बॉर्डर है लालडांग का, वहां पर उनको रोका गया जब रात 9 बजे और उन्होंने लाइव इसको किया है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं एक कांग्रेस को एक मौका जरूर मिला है अमित शाह के जो दौरा है उसको लेकर। उनका साफ कहना था कि वो केवल 2 सवाल यहाँ पर करना चाहती हैं, उनसे कुछ सवाल हैं जो वो पूछना चाहती हैं, उस सवालों का उन्होंने जिक्र भी अपने फेसबुक पर किया है। हालांकि पुलिस का ये कहना था कि अमित शाह को किसी भी तरह का जो ज्ञापन आदि जो देने की व्यवस्था है वो नहीं हो सकती है, जिसके चलते उनको रोका गया है। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद पूरी काफी घंटों की मशक्कत के बाद उनको वापस किया गया, लेकिन जिस तरह से फेसबुक आकर उन्होंने एक बिल्कुल एक मुद्दा यहाँ पर गरमाया है, तो एक बड़ा सवाल है कि क्योंकि अमित शाह की प्रोटोकॉल भी इस तरह का है कि क्योंकि उनके सिक्योरिटी को लेकर पुलिस किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं करना चाहती है। तो कह सकते हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर ही ये सब जो बिल्कुल किया गया है। इस सियासी नोकझोंक के बीच विकास, क्या गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, पहले उनका 2 दिन कल उनका दौरा था, लेकिन जिस तरह से उनका दौरा यहाँ पर परिवर्तन किया गया, वो 2 दिन का दिवसीय यहाँ पर दौरा यहाँ पर उनका रहने वाला है। पहले पतंजलि फिर आएंगे, उसके बाद शांति कुंज का जिस तरह से कार्यक्रम है वहां पर वो सम्मिलित होंगे। तो कह सकते हैं कि उनका 2 दिवसीय दौरे में किसी भी तरह की होता ही जो हरिद्वार पुलिस है वो नहीं बरतना चाहती है। उत्तराखंड सरकार उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है, और क्योंकि गृह मंत्री के जो सुरक्षा है उसको लेकर भी चिंतित यहाँ पर पुलिस है। किसी भी क्योंकि 2 दिन पहले से ही पूरे हरिद्वार की चेकिंग, होटल धर्मशालाओं की चेकिंग भी यहाँ पर लगातार की जा रही थी, क्योंकि किसी भी घटना को पहले ही रोका जा सके या किसी भी संदिग्ध को पहले से ही नजर उस पर बनाई जा सके। विकास, क्या कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ज्योति रौतेला, उन्हें मुलाकात की भी अनुमति दी गई है या उन्हें वहां से हटा दिया गया है? देखिए, अभी किसी तरह से उन्होंने साहब यहाँ पे पहले तो रात का जो मामला है उसमें यही था कि किसी भी तरह की उनको अनुमति यहाँ पर नहीं दी जाएगी इस तरह के कार्यक्रम की। तो कह सकते हैं कि फिलहाल तो कोई अनुमति पुलिस की तरफ से उनको नहीं दी गई है। बिल्कुल विकास, और क्या कुछ तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर? जी विकास, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सवाल दोहराएंगे। बिल्कुल विकास, और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें कि पूरे शहर को यहाँ पर एक तरह से छावनी में बदल दिया गया है, जिस तरह से उनका 2 दिन का दिवसीय यहाँ पर कार्यक्रम है, और पूरे जो रूट डाइवर्जन के प्लान पहले से ही यहाँ पर लागू कर दिया गया है। किसी भी कह सकते हैं कि जो रूट डाइवर्जन वो 22 तारीख तक वो लागू रहेगा देर रात तक। तो उनकी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया है। अन्य जिलों से भी पुलिस बल को यहाँ पर बुलाकर उनकी ड्यूटी यहाँ पर आज से ही, कल देर रात से ही। विकास, क्या कुछ कार्यक्रम जो है गृह मंत्री अमित शाह का रह सकता है? किन कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे? देखिए, सबसे पहले वो पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे, जहां पर एक उद्घाटन का उनको यहाँ पर करना है। जिसके बाद जिस तरह से शांति कुंज के एक शताब्दी समारोह यहाँ पर चल रहा है, जिसमें वो शरीक होंगे। और इस बीच ये भी सोचना है कि उनका ऋषिकेश भी जाना यहाँ पर हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। चुनावी वर्ष की शुरुआत के साथ ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें, पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में युवा नेतृत्व नितिन नवीन के रूप में पाया गया है। उनकी ताजपोशी को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस निर्णय से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और संगठन को अधिक गति और मजबूती के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ये फैसला सोच समझ कर लिया है, जिसके सकारात्मक और दूरगामी परिणाम देश भर में देखने को मिलेंगे। इसके लिए उन्होंने पार्टी संगठन का आभार भी व्यक्त किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बने हैं, नौजवान हैं, और निश्चित रूप से उनके बनने से भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा मिलेगी। विशेषकर नौजवानों के लिए एक नया संदेश जाएगा और पार्टी को नई स्फूर्ति होगी और पार्टी नई गति से आगे को बढ़ेगी। और बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है पार्टी हाईकमान ने, बहुत ही अच्छा निर्णय है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम बधाई भी देना चाहेंगे और उसके दूरगामी परिणाम भी निकलेंगे। और ये पार्टी में नए युवा नेतृत्व की शुरुआत है। जिस उम्र के नौजवान लोग आ रहे हैं उससे निश्चित रूप से पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जहाँ तक आपने उत्तराखंड की बात की, तो चूँकि चुनावी वर्ष है, निश्चित रूप से उनके आने से फ़ायदा होगा। बिहार में बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, उत्तराखंड में भी होगा। और जिस तरीके से धामी जी की सरकार इस प्रदेश में काम कर रही है, उससे आने वाले समय में पार्टी और आगे गति से आगे बढ़ेगी और नए नए कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। और निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि 2027 में धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस अभियान ने एक ही दिन में 7,876 नागरिकों तक पहुंचकर शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित किया। अब तक राज्य के 13 जनपदों में 408 जन सेवा शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 3,30,461 नागरिकों ने भाग लिया है। शिविरों के माध्यम से 33,529 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 22,675 का निस्तारण किया जा चुका है। आपको बता दें, ये अभियान प्रदेश में सुशासन, त्वरित सेवा प्रदान और जन समस्याओं के समाधान का प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है और मुख्यमंत्री धामी की पहल को जनता का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन में परिवहन विभाग की अहम भूमिका को देखते हुए सभी जरूरी पहलुओं पर समय रहते काम किया जा रहा है। आपको बता दें, इस मामले में उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान परिवहन विभाग की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान में वाहनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ नए चेक पोस्टों की व्यवस्था और निगरानी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित परिवहन व्यवस्था के माध्यम से चारधाम यात्रा को सफल बनाया जा सके। चारधाम यात्रा में परिवहन विभाग का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। उसी के आलोक में हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी हमारा मेन है कि गाड़ियों की उपलब्धता पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ चेक पोस्टों का स्थापना की जाती है, जिसमें गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, उनके डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाते हैं। उसके अलावा कार्मिकों की व्यवस्था भी, हमें इसमें अधिक संख्या में अपने मैन पावर लगाने होते हैं, अपने स्टाफ को लगाना होता है, तो उन सब की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसको भी अपडेट किया जा रहा है, तो बहुत जल्दी आपको तैयारी चाक चौबंद हो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अल्मोड़ा जिले के स्याल्टी ब्लॉक की ग्राम पंचायत चनोली में खुली बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें ग्राम प्रधान राजेश शर्मा की अध्यक्षता में जिला पंचायत सदस्य सुंदर सिंह नेगी ने भाग लिया है। आपको बता दें, बैठक में 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना, मनरेगा कार्य योजना,
पर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस दौरान परिवार रजिस्टर और राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों का समाधान भी कर रहा है। आपको बता दें, ग्रामीण ने जल जीवन मिशन के काम में देरी और इको खेत बाजार में पेयजल कनेक्शन न होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन न होने पर भी विरोध किया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र भवन नहीं मिला तो वो धरना देंगे और जिला पंचायत सदस्य से इस मामले में मदद भी मांगी गई है। चनौली में एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो कि लगभग 1973 से चल रहा है, लेकिन वर्तमान समय तक भी उनका अपना भवन नहीं है। और इस क्षेत्र में जो एनम सेंटर बना हुआ है, एनम सेंटर पे ही ये हॉस्पिटल चल रहा है और वहीं पे 3 विभाग चल रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को काफी रोष है और यहाँ कोई भी स्वास्थ्य सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं होती। डॉक्टर भी नहीं, एक फार्मासिस्ट के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है और ना ही भवन है, तो जिससे लोगों में काफी रोष है। लोग आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं कि हम जल्द ही इसके लिए एक उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग से हमारा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस पे संज्ञान लिया जाए। नौनियाल क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम सेरा, चनौली और खड़गू बनेरिया। हमारे यहाँ पे अभी जो हॉस्पिटल 1976 का हॉस्पिटल है, जो अभी भी मतलब एक बंद कमरे में कि तीनों विभाग उसी में चल रहे हैं। एनएम सेंटर के अंतर्गत एनएम सेंटर भी चल रहा है, उसके बाद आपका एचडब्ल्यूसी भी और पीएससी भी, और एक ही भवन में सब चीज़ चलाए जा रहे हैं, जिससे कई जनता को आक्रोश है। जनता चाहती है कि वहाँ पे एक बढ़िया हॉस्पिटल, 4 बेड का हॉस्पिटल बन जाए और मैं जिला पंचायत महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां चुनावी साल में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सचिव सचिन कुर्वे को सौंपी है। पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए कुर्वे के लिए इसे पटरी पर लाना बड़ी जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग का चार्ज लेने के बाद सचिन कुर्वे ने कहा कि वो पूर्व अधिकारियों द्वारा किए गए अच्छे काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हेली एम्बुलेंस सेवा और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंचाया जाएगा। ये कदम पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। सिविल एविएशन की तरफ से एक प्रपोजल आपदा विभाग के सहयोग से तैयार किया जा रहा है, ताकि हेली एम्बुलेंस सेवा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जल्द से जल्द शुरू किए जाने पे जो भी प्रोसीजर है, एसओपी है, वो बनाया जा रहा है। और दूसरा, डायग्नोस्टिक टेस्ट के सापेक्ष में, क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों में जो लैब्स वगैरह है, क्योंकि आज दोपहर को उनकी ब्रीफिंग के लिए मैंने संबंधित अधिकारियों को बुलाया है, तो टेक्नोलॉजी का कितना इसमें हम उपयोग कर सकते हैं उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसका भी पायलट बेसिस पे जल्द से जल्द क्रियान्वयन किया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आगामी साल 2027 के कुंभ मेले की तैयारियों में पर्यटन विभाग और अन्य संबंधित विभाग जुटे हुए हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड परिवहन निगम ने इस बार कुंभ क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना बनाई है। पहली बार कुंभ क्षेत्र में परिवहन निगम की बसें यात्रियों को ले जाती नजर आएंगी और इसके लिए 700 बसों का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी कुंभ मेले के दौरान किया जाएगा, जो कि देहरादून और हरिद्वार में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत तैनात की जाएंगी। चार्जिंग स्टेशन अगले 6 महीने में तैयार किए जाएंगे। वहीं परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि पिछले कुंभ मेले में भी बड़ी संख्या में बसों का संचालन किया गया था और आगामी कुंभ मेले में यही रणनीति अपनाई जाएगी। जैसे कि पिछली बार भी जब कुंभ हुआ था, तो जो बाहर के राज्यों से लोग आ रहे थे, उनकी कुंभ के स्थान तक कनेक्टिविटी के लिए परिवहन निगम का काफी योगदान रहा था। तो इस बार भी परिवहन निगम अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा और साथ ही साथ जो हमारी बसें जर्जर हो चुकी है, उसके लिए भी हमने शासन को प्रपोजल भेजा है कि कुंभ निधि से भी हमें इसमें सहायता प्राप्त हो। तो लगभग हमने 700 बसों का प्रस्ताव शासन को भेजा है और जल्द है कि इसमें भी हमें इसमें कुछ सहयोग मिलेगा। लेकिन इस बार हम लोग एक नया काम भी शुरू कर रहे हैं कि जो इंटरनल कनेक्टिविटी थी, क्योंकि कभी भी निगम इंटरनल कनेक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता था, तो इस बार जो इंटरनल कनेक्टिविटी होगी, यानी कि कुंभ के मेला क्षेत्र के अंदर की कनेक्टिविटी, इसमें भी परिवहन विभाग के अंतर्गत जो पीएमई बस सेवा की जो बसेस मिलेंगी, इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी, उसके द्वारा हम लोग इंटरनल कनेक्टिविटी को भी सुनिश्चित करें।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की में ठंड बढ़ने के बीच राज्य मंत्री और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने देर रात औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और शीतकालीन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। आपको बता दें, निरीक्षण से नगर निगम कर्मचारी घबरा गए और राज्य मंत्री रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर ठंड से जूझ रहे गरीबों को कंबल वितरित किए और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। किसी को ठंड में असहाय न छोड़ा जाए, ये बयान जो है डीएम की तरफ से कहा गया। इस निरीक्षण से प्रशासन सक्रिय हुआ और जरूरतमंदों को राहत मिली। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हल्द्वानी नगर निगम की बैंडी सेना ने राजस्व वसूली के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए नगर निगम की आय में बड़ा इजाफा किया है। पिछले एक महीने में बैंडी सेना ने 35 लाख रुपए से अधिक की वसूली की है, जिससे नगर निगम के राजस्व में मजबूती आई है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार बैंडी सेना ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, शुल्क वसूली के लिए सघन अभियान चलाया और अच्छे परिणाम भी हासिल किए। बैंडी सेना हर साल 4 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व नगर निगम को प्रदान करती है। आपको बता दें, नगर निगम प्रशासन ने भुगतान न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। बैंडी सेना के साथ बैठक ली गई थी, उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं और बैंडी सेना द्वारा जो इस वहाँ कलेक्शन किया गया है दिसंबर के महीने का, जो जनवरी में आता है, तो उसमें 35 लाख से अधिक की इनकम हुई है पूरे महीने में, और जो एक महीने का अभी तक का सर्वोच्च है। तो लगभग ईयरली हम इसको देखें तो बैंडी सेना और दगड़ू बैंडी सेना द्वारा 4 करोड़ से के करीब हमारी वार्षिक इनकम यूजर चार्ज से हो रही है, जो एक अच्छा संकेत भी है। और अभी भी हमारे कुछ गैप्स हैं, जैसे कुछ किराएदारों वगैरह के हमारे भुगतान नहीं आ रहे हैं यूज़र चार्जेस। तो हमारी अपील भी रहेगी सभी जो यूज़र्स हैं जिनके यहाँ से कूड़ा उठता है या जो यहाँ पे रह रहे हैं और कूड़ा दे रहे हैं नगर निगम को, तो अपने यूज़र चार्ज समय से जमा कराएं। और जो हमारी कुछ एसएचजीज और हैं जो डोर टू डोर जा रही हैं और वो सेग्रीगेशंस के बारे में बता रही हैं, तो जो कूड़ा है उसको गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करके इस ढंग से हमें देंगे तो हमें भी आगे को प्रोसेसिंग करने में आसानी रहेगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रानीखेत के सेना मैदान नरसिंह मैदान में 7वें जय श्री राम क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड की 32 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। आपको बता दें, उद्घाटन अवसर पर आयोजकों ने विकेट के सामने पूजा की और मुख्य अतिथि केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव, बीएसएम 7वें जीएसओ कर्नल बी थापा ने नारियल फोड़कर खेल का शुरुआत किया। आपको बता दें, मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए। वहीं विजेता टीम को 1 लाख रुपए और उप विजेता को 51,000 रुपए नकद पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाएगी। प्रवेश शुल्क 55 रुपए था। इस प्रकार उद्घाटन करते हुए क्रिकेट टूर्नामेंट का ये 7वां सीजन है और ये नरसिंह ग्राउंड के ऐतिहासिक मैदान में आयोजन किया जा रहा है और हमारी पूरी टीम, जिसमें किशन जलाल हमारे इसके जो हमारे आयोजक हैं और साथ में हम लोग पूरी टीम जो इसमें मेहनत पर लगी हुई है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में क्रिकेट को बढ़ावा देना और निश्चित रूप से 32 टीमें इसमें प्रतिभाग करेंगी और जो सर्वश्रेष्ठ टीम होगी वो 6 फरवरी को यहाँ पर फाइनल खेलेगी और खेल प्रतिभाओं को निश्चित रूप से इस टर्फ में खेलने का मौका मिल रहा है। इसके लिए हम केआरसी रानीखेत का और कमांडेंट साहब का भी धन्यवाद अदा करते हैं। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।